नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी, गाड़ी और घर खरीदने का अपना खास महत्व है। सोने और चांदी के दाम गिरे हुए हैं, बाजार में कई नई गाड़ियों के मॉडल आ चुके हैं और घरों की बिक्री भी जोरों पर है। ऐसे में इस बार अक्षय तृतीया पर आपकी खरीदारी निवेश के तौर पर भी बेहतर हो सकती है। आज हम अक्षय तृतीया पर आपकी खरीदारी को और खास बनाने वाले हैं। हम बताएंगे कि सोना खरीदना है तो क्या ख्याल रखें, घर या गाड़ी खरीदने का प्लान है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या विकल्प आपके पास मार्केट में हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने खास शो में अक्षय तृतीया की तैयारी स्मार्ट खरीदारी में। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज या अक्षय तीज। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, इसीलिए इस दिन किए गए काम को शुभ माना जाता है। परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ लोग सोना, चांदी, घर, गाड़ी जैसी कीमती चीजें खरीदते हैं ताकि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, गरीबों को दान देना, शादी की लग्न और गृह प्रवेश का भी अपना विशेष महत्व है। आपको अब बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना क्यों बेहतर रहेगा। दरअसल इस वक्त दोनों की ही कीमतें गिरी हुई हैं, जबकि आमतौर पर इस दिन सोने चांदी के भाव बढ़े रहते हैं। ऐसे में सोने चांदी में निवेश फायदे का सौदा रहेगा। सोना प्रति 10 ग्राम का भाव जहां 51,000 के आसपास चल रहा है, वहीं चांदी 62,600 रुपए प्रति किलो के करीब चल रही है। बुलियन एक्सपर्ट के मुताबिक शादियों का सीजन शुरू होने से घरेलू बाजार में सोने और चांदी की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी स्मार्ट शॉपिंग हो सकती है। जो लोग निवेश के तौर पर सोना खरीदना चाहते हैं वो लोग गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। अक्षय तृतीया पर गाड़ियों की खरीदारी की बात करें तो ऑटो सेक्टर तेजी से चिप संकट से उबर रहा है। सभी कंपनियां अपने नए मॉडल लेकर बाजार में उतर रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम 5 से 6 लाख की रेंज की 5 बेस्ट हैचबैक कारों की बात करेंगे जिन्हें आप अक्षय तृतीया के दिन खरीद सकते हैं। फिलहाल तो इस सेगमेंट में मारुति की वैगनआर, बलेनो और स्विफ्ट के साथ हुंडई की i10 सबकी पहली पसंद बनी हुई है। अगर आप हायर एंड पर जाना चाहते हैं तो 10 लाख तक की कीमत में आप एसयूवी खरीद सकते हैं। इनमें टाटा पंच, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, मारुति की विटारा ब्रेजा और महिंद्रा एक्सयूवी 300 बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अभी कार लोन की दर भी 7 से 7.5% के बीच चल रही है, जो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर कार लेना आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन ख्याल रखें कि आप जो भी कार लें उनमें सुरक्षा संबंधी फीचर्स जरूर हों। जहां तक घर खरीदने की बात है तो कोरोना के बाद अब प्रॉपर्टी के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो अक्षय तृतीया से शुभ मौका आपको नहीं मिल सकता है। 6.5% से 7.5% के बीच होम लोन भी मिल रहा है और बाजार में घरों की बड़ी इन्वेंट्री खड़ी है। बस ख्याल ये रखें कि रेडी टू मूव यानी बना बनाया घर खरीदें। होम लोन जब तक महंगा हो उससे पहले निवेश के तौर पर इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं आपको अक्षय तृतीया की पूरी प्लानिंग बताने के लिए। हमारे साथ है नितिन खंडेलवाल, पूर्व चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ गुलाम जिया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया के, और साथ ही आनंद मोहन है, सीनियर वीपी कारवाले.com के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास शो में हमारा मकसद ये है कि अक्षय तृतीया के दिन चूंकि शॉपिंग करना, खास करके गोल्ड की शॉपिंग या यूं कहें कि घर खरीदना, कार खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए उसकी एडवांस प्लानिंग हम आपको बता रहे हैं। तो नितिन जी, पहला सवाल आपसे ही, चूंकि गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा बज़ होता है इस मौके पर, अक्षय तृतीया के मौके पर, तो आप जरा बताइए कि पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि क्या इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड में वाकई बड़ी बाइंग करनी चाहिए निवेश के तौर पर, या आपको लगता है कि एक शुभ मुहूर्त है तो टोकन बाइंग कर लें, बड़ी बाइंग से बचें, आगे दाम गिरने वाले हैं? आप क्या सलाह देंगे? देखिए, पूरे साल में जितने भी त्योहार होते हैं उसमें एक होता है धनतेरस और दूसरा होता है अक्षय तृतीया। लेकिन अगर पूरे इंडिया को मिलाया जाए, खास करके साउथ में अगर देखा जाए तो वहां सबको मिला के सबसे हाईएस्ट सेलिंग पूरे साल में अक्षय तृतीया की होती है। मुझे याद है करीब 6 साल पहले एक बार फिगर आउट हुई थी, 80 टन अकेले साउथ के अंदर
गोल्ड की सेलिंग हुई थी। तो अक्षय तृतीया ये सबसे ज्यादा गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट माने जाता है। इस दिन जो धन का या अक्षय का संचय करते हैं, उनको अपने पूरे लाइफ में कभी भी किसी भी मौके पे इसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब उनको सेफ हेवन को कैश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये खास बात ये होती है कि सर इस दिन जो शादियां होती है उनको मुहूर्त भी निकालने की जरूरत नहीं होती किसी प्रकार से, न सुबह से लेकर रात तक के बिगर मुहूर्त की शादियां होती है। तो बाय ऑल मीन अगर देखते हैं घरों की वास्तु मुहूर्त होती है, सारी चीजों को देखते हुए ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है जो परचेस करने के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है और इसमें बिल्कुल आप आंख मूंद कर गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन गुलाम जिया जी, अब जरा आप बताएं सर कि घर खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया के मौके पर। तो क्या, चूंकि ये जो मौका है अभी, अब चूंकि सस्ते ब्याज दरों का दौर धीरे धीरे खत्म होने वाला है, इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने वाले हैं, घरों के दाम भी बढ़ने वाले हैं, तो क्या उस लिहाज से ये अक्षय तृतीया बहुत खास है जो लोग घर खरीदना चाहते हैं? क्या इस वक्त घर खरीदना ठीक है? अगर सीधा सवाल आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा ख्याल तो यही है कि इस अक्षय तृतीया में जो डील आज आपको प्राप्त होंगे वो शायद इससे पहले कई सालों में आपने नहीं सुना होगा। उसका मेजर कारण यही है कि पिछले 4-5 साल जो लगातार रियल एस्टेट के दामों में गिरावट देखी गई है, उसका फायदा जो एक तरफ बना हुआ था, उसी के साथ साथ होम लोन इंटरेस्ट रेट में, जैसा अभी आपने भी बताया कि जो होम लोन इंटरेस्ट के दर इतने गिरे हैं, हिस्टोरिकली लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। हमने कभी हमारे करियर में 30 साल में हमने इतने लो इंटरेस्ट रेट के बारे में भारतवर्ष में नहीं सुना है। वो इंटरेस्ट रेट आज आपको एज अ खरीदार आपको मिल रहे हैं। और जो भाव, दूसरी तरफ जो एक और बात जो बताने लायक है वो यूं कि जो दाम आपके लोएस्ट अगर आज हैं, आगे चल के इनके बढ़ने के सारे आसार, सारी सिंबल्स दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो यूं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो बढ़ोतरी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, कम से कम 10 से 15% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुका है पिछले केवल 1 साल में। और दूसरी तरफ जो रशिया वॉर का जो प्रेशर बना हुआ है ग्लोबल प्राइसेस पर, उसके कारण आगे चलते इसमें कोई राहत भी नहीं दिखाई दे रही। मतलब ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो क्लियरली बढ़ रही है और उसकी वजह से डेवलपरों ने ऑलरेडी भाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ओवरऑल ये बात तो तय है कि इस समय ऑल टाइम बेस्ट रेट्स आपको दस्तयाब हैं, मिल रहे हैं बाजार में। और जो बिल्डर ज्यादा इन्वेंट्री लिए बैठा है वो आपको डिस्काउंट देने पर भी आमादा नजर आ रहा है। जो बेहतरीन अच्छे लेवल के, हाई लेवल के डेवलपर्स हैं, कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं, उन्होंने तो अपने दाम बढ़ाने शुरू किए हैं, लेकिन दूसरे कई डेवलपर्स हैं जो आज भी आपको एक अच्छी डील बनाकर देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक तरफ बेहतरीन डील आपको मिल रही है और दूसरी तरफ मार्केट का उभार का चढ़ाव क्लियरली साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते आज आपके लिए मकान खरीद लेना बहुत ही होशियारी का काम माना जा सकता है। और यूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख रहे हो तो थोड़े बहुत आसार दिख रहे हैं कि भाव बढ़ने से शायद आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप एंड यूजर हो, अपने जाती इस्तेमाल के लिए मकान खरीदना चाहते हो, तो आज से बेहतर मौका मेरे विचार में शायद मिलना आगे कई सालों तक मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर आप एंड यूजर हैं, मतलब अगर आपको खुद रहने के लिए घर खरीदना है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि अभी घर खरीद लेना चाहिए। तो अगर सर अभी घर खरीदना चाहिए तो जरा आप ये बताएं कि क्या नई बुकिंग कराना ठीक रहेगा जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, एंड यूजर हैं, या फिर जो रेडी टू मूव घर है वहां पर जाना चाहिए? आपका सुझाव क्या है? देखिए, पहली चीज तो कोशिश यूं की जाए कि जो रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं उस पर ध्यान दिया जाए। वहां पर अगर अच्छी डील मिल जाती है तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आपको रेडी अपार्टमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये जान लें कि तकरीबन 6 साल हो चुके हैं रेगुलेटर को, रेरा को वजूद में आए हुए, और उसका डायरेक्ट फायदा कई सारे खरीदारों को हुआ है। रेरा के रेगुलेटर के आने से एक जो कंफर्ट, जो एक सुविधा लोगों को प्राप्त हुई है अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों के खरीदने के लिए, वो तो बरकरार है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले साल भर में जो नए लॉन्चेस हुए हैं ये तकरीबन सारे के सारे एस्टेब्लिश्ड, वेल नोन, बढ़िया छवि वाले डेवलपर्स की तरफ से आए हैं।
उससे पहले के जो मकान अटके पड़े हैं, अगर मैं कह लूं पिछले 5 साल 4 साल पहले जिन्होंने लॉन्च किया है, उससे फिर भी थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि मुमकिन है कि वहां पर कुछ ना कुछ मसला अंदर ही अंदर उबल रहा हो। लेकिन अगर अच्छे डेवलपर्स जिन्होंने पिछले 1 साल में नए मकान लॉन्च किए हैं, उनके मकानों को तो मुझे लगता है आपको आंख बंद करके खरीदने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर का सारा सपोर्ट आपके साथ मौजूद है। तो दोनों विकल्प आपके पास हैं, लेकिन हाँ, जो बात गुलाम जी कह रहे हैं वो ये कि अगर आपके पास रेडी टू मूव घर का ऑप्शन हो तो उसको ज़्यादा प्रीफर आपको करना चाहिए। ठीक है, अब आनंद मोहन जी आप जरा बताएं सर कि आजकल तो कार मार्केट में भी बहुत बूम है सर, और लग ही नहीं रहा है कि चिप संकट भी है, मतलब इस तरह से मार्केट को हम ग्रो करते हुए देख रहे हैं। किस तरह की गाड़ियों का ट्रेंड है इस वक्त, और आपके हिसाब से अभी के माहौल को देखते हुए, पेट्रोल को देखते हुए, पेट्रोल के प्राइस को देखते हुए, कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी सर मिड रेंज में? देखिए जी, शुक्रिया। अक्षय तृतीया ऐसा मुहूर्त है कि सबसे शुभ मुहूर्त में माना जाता है, तो कोई भी अच्छी चीज करने से मतलब बिना सोचे हम कर सकते हैं। जहां तक गाड़ियों की बात होती है, गाड़ी खरीदिए, घर खरीदिए, बढ़िया चीज होती है इस मुहूर्त पे करने के लिए। अभी जो हालात चल रही है, चिप शॉर्टेज की वजह से काफी वेटिंग पीरियड्स है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको अपनी अपनी जरूरतें समझ लेनी चाहिए, पता करनी चाहिए बजट क्या है। ये होने के बाद बाजार में आप जाइए, मतलब हर सेगमेंट में गाड़ियां, इतने ऑप्शंस है, उससे आप चूज करनी चाहिए। मिड रेंज की गाड़ियां है, हैचबैक हो या फिर एसयूवीज की ट्रेंड चल रही है। सब गाड़ियों पे वेटिंग भी चल रही है, कुछ कुछ गाड़ियों पे वेटिंग चल भी नहीं रही है। तो आपकी जरूरत के हिसाब से क्या मार्केट में अवेलेबल है, वो सोच के आपको निर्णय कर लेना चाहिए। आनंद जी, हैचबैक और एंट्री लेवल के एसयूवी में बहुत ज्यादा फर्क दिखता नहीं है, तो ऐसे में आपके हिसाब से इस दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो क्या चुना जाए? जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये हर कस्टमर के जरूरत के ऊपर है। आपकी बात भी सही है, हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी या एंट्री लेवल एसयूवीज में ज्यादा अंतर नहीं रहा, जिसके कारण वो एंट्री लेवल एसयूवीज की डिमांड भी काफी बढ़ती जा रही है। और एंट्री लेवल एसयूवीज की फीचर्स या बेनिफिट के हिसाब से काफी एडवांटेजेस भी है। ये है कि मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर मिल जाती है, रोड विजिबिलिटी बेहतर मिल जाती है, सीटिंग कैपेसिटी, नी रूम, ये सब चीजों में थोड़ा एडवांटेजेस मिल जाती है, जिसके कारण कंज्यूमर्स ज्यादा करके प्रेफर करते हैं मतलब इस सेगमेंट को। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी कार के मसले पर है। लेकिन नितिन जी, एक बार फिर से गोल्ड पर आते हैं, क्योंकि ये दिन गोल्ड, कार, प्रॉपर्टी सबके लिए बहुत शुभ माना जाता है। आपने कहा कि गोल्ड खरीदना चाहिए। मान लीजिए कोई निवेश के लिहाज से अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदता है, तो उनको अपने दिमाग में कितना रिटर्न बिठाकर चलना चाहिए अगले 1 साल के लिए? आपके हिसाब से 1 साल में कितना रिटर्न गोल्ड में मिल जाएगा? देखिए, मिनिमम जो दिख रहा है वो 10% मिनिमम उनको रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हो रहा है और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सब कंसर्न्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी गोल्ड नीचे नहीं जा रहा है। एक $150 की तो तेजी मंदी होती है, अभी इंटरेस्ट रेट का भी आ रहा है, उसके बावजूद भी गोल्ड का रेट नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 10 से 15% के आसपास की हाइक दिखाने के पूरी तरह से तैयारी में है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 10 से 15% का रिटर्न 1 साल में गोल्ड में मिल सकता है, उसको ध्यान में रखकर आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, जब आपने कहा कि 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा, उसको ध्यान में रखकर गोल्ड में पैसा लगाएं, जो लोग बिल्कुल नए हैं गोल्ड मार्केट में, उनको मतलब अगर ये पूछना हो आपसे कि कैसे लगाएं, मतलब अगर मान लीजिए मैं गोल्ड में निवेश करना चाहता हूं, बिल्कुल नया हूं, तो मैं क्या खरीदूं गोल्ड में, कैसे खरीदूं? देखिए, अगर प्योरली उसका इन्वेस्टमेंट ही प्लान है या फैमिली में कोई मेंबर ज्वेलरी पहनना नहीं चाहता है या फिर कोई अभी यंग है, अनमैरिड है, तो उसे कॉइन के रूप में या बार के रूप में लेना चाहिए। लेकिन अगर उसके घर में सिस्टर है, मदर है और अपनी वाइफ है या घर में शादी होने वाली है, तो उनको ज्वेलरी लेना चाहिए, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है और उसके बाद में आंसरेबिलिटी बहुत आ गई है। तो एक 8-8.5% का नुकसान होता है, साथ में शौक भी पूरी होती है। और मृत्युंजय जी, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आपके कई बार इंटरव्यू के अंदर आता है कि हमको किस तरीके से निवेश करना चाहिए, पेपर में करना चाहिए, डेरिवेटिव में करना चाहिए या फिर ईटीएफ में करना चाहिए। एक चीज समझ में आई यूक्रेन के लड़ाई के अंदर कि जिनके पास में पेपर पे जो भी प्रॉपर्टी थी वो पेपर पे रहेगी,
जिनके पास फिजिकल में था वो फिजिकल को इनकैश कर सके, कहीं पे भी जाके कहीं पे भी आके। तो बुरे वक्त का जो साथी है वो जितना फिजिकल है उतना पेपर का भी नहीं है, क्योंकि पेपर भी रह जाता है, क्योंकि सारी चीजें बंद हो जाती है किसी भी इमरजेंसी के समय। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर घर में शादी है, ब्याह है, घर में वाइफ है, तो पेने भी शौक भी पूरा करें और इनकैश भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप गोल्ड बार और कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गुलाम जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा सर, एक तो आपने बताया कि एंड यूजर के लिए इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपने कैरियर में इतना सस्ता ब्याज नहीं देखा था और ना तो ये प्राइस इतना कम बढ़ता हुआ देखा था रियल एस्टेट का। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, और इसी बात का जवाब ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में घर लिया है उनको बड़ा निराश किया इस मार्केट ने, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए दाम बढ़े नहीं है घरों के। जिस भाव पर लिया है उसी भाव के आसपास घर का प्राइस है या उससे कम ही हो गया है। तो आप जरा बताएं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सर प्रॉपर्टी में, क्या इन्वेस्टर को अभी इस मार्केट से दूर रहना चाहिए या उनके लिए भी अब अच्छा मौका बन रहा है? हमारे विचार में इन्वेस्टर के लिए अब तक सही मौका नहीं आया है। जिस तरह आप गोल्ड के बारे में भी एक अंदाजा लगाना चाह रहे थे कि साल भर में किस नंबर की उम्मीद की जा सकती है, कितने परसेंटेज ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है, अगर मैं वही रियल एस्टेट के बारे में आपको बताऊं, हम ये ऑन एन एवरेज 7-8% से ज्यादा की ग्रोथ रियल एस्टेट में साल में नहीं देख रहे हैं। और अगर आप इन्फ्लेशन को भी जोड़ लें तो ये नेट शायद आप न्यूट्रल पे ही रहोगे। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम अगले साल भर में तो कोई बहुत ज्यादा मार्केट में उभरती हुई प्राइसेस नहीं मिलेंगे एज एन इन्वेस्टर। और ये चीज बहुत ध्यान में रखने की है कि अगर आप निवेशक हो और अगर आपने 5 से 10 साल का पीरियड सोच रखा है तो शायद आपके लिए फिर भी मार्केट सही है। लेकिन जो हमने देखा है पिछले 10-8 साल में, हमने देखा है कि लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 साल में उनकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस डबल हो जाए। उस किस्म की सिचुएशन दोबारा आती नहीं दिखाई दे रही। और अगर आपको 5 से 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन आपके ध्यान में है तो फिर भी आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रियल एस्टेट देखना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल सही माने नहीं रखता। अगर आप इस किस्म के इन्वेस्टर हो तो रियल एस्टेट से कम दूरी बनाए रखें। अच्छा, ये बहुत दो टूक रहा है कि इन्वेस्टर अगर आप हैं तो अभी इस मार्केट में एंट्री का वक्त आपके लिए आया नहीं है। तो सर आप जरा ये बताएं कि फिर इन्वेस्टर के लिए कब आएगा मौका? मान लीजिए अगर किसी को प्रॉपर्टी में निवेश करना है, टैक्स छूट भी लेनी है, तो उनको कितने दिन अभी कब तक का वेट करना पड़ेगा? मेरे विचार में कम से कम साल भर तो और इंतजार करें, क्योंकि जहां एक तरफ निवेशक के तौर पर आप एक मकान, एक घर खरीद सकते हो, उस घर के प्राइस के बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास कोई दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आपको एक अच्छी सी दुकान कोई मिल जाए, कोई शॉप मिल जाए जिसका इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर ना रखे, तो ऐसे पोर्टफोलियो, ऐसे दुकानें खरीदने में आप ज्यादा समझदारी है, क्योंकि आपको एक तरफ किराया भी चलता रहेगा और उसकी अप्रिसिएशन भी होगी। और उस किस्म के प्रॉपर्टीज में मैं आज भी निवेश करने में आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वर्थ है, जो रिटर्न है, वो काफी काबिल जिक्र रहेगा। लेकिन अगर आप केवल मकान में पैसे डालना, एज एन इन्वेस्टर मकान में पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो कम से कम 1 साल और इंतजार करें, क्योंकि इसी के बाद हमको कम से कम अंदाजा इस बात का होगा कि किस रेट पर प्रॉपर्टी का प्राइस ऊपर उठता हुआ दिखेगा। पर इस दौरान अगर कोई अच्छी दुकान आपके नजर में है तो प्लीज आगे बढ़ के खरीद लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक राय है कि अगर आप कोई दुकान में मतलब इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन आनंद मोहन जी, अब मैं सर एक आम कंज्यूमर के लिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 10 से 15 लाख की रेंज में, और मान लीजिए कोई बहुत ही नया है, वो हैचबैक में, एसयूवी में फर्क नहीं कर पा रहा है, उनको सिर्फ कार खरीदनी है और उनका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है, तो एक ऑटो एक्सपर्ट होने के नाते आप उनको क्या सुझाव देंगे? बेस्ट कार कौन सी होगी 10 से 15 लाख की रेंज में सर इस वक्त? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बेस्ट कार वही होगी जो अपने जरूरत को पूरा करे। तो हर कंज्यूमर को ये पता करना हो कि अपनी जरूरत क्या है और बजट क्या है। बजट सर बता दिया 10 से 15 लाख। कार का आइडिया मान लीजिए कंज्यूमर को नहीं है कि एसयूवी लें या हैचबैक लें। ये देखिए, 10 से 15 लाख ऐसे बजट होती है जिनमें आपको प्रीमियम हैचबैक आती है, एंट्री लेवल एसयूवी आती है,
कुछ मिड सेगमेंट एसयूवीज के भी एंट्री लेवल गाड़ियां आती है और सेडान भी आती है। तो सबके अपने अपने जरूरत के ऊपर देखना होगा, और खासकर अभी डिमांड इतना ज्यादा है कि लगभग हर गाड़ी में वेटिंग पीरियड चल रही है, तो उस चीज को भी नजर रखते हुए हर ग्राहक को निर्णय लेना होगा। और निर्णय तो लेना होगा। चलिए इस सवाल को मैं थोड़ा और अंदर जाकर आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए किसी को कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है एंट्री लेवल में, कौन सी लेनी चाहिए? कॉम्पैक्ट एसयूवी बता नहीं पाएंगे अभी। मैं एक आम चीज बता देता हूं आपको कि मुझे गाड़ी लेनी है 1 महीने में, और 1 महीने की डिलीवरी में शायद 1 या 2 मॉडल्स मिलेंगे, तो मेरा डिसीजन वैसे ही मैं लेना चाहूंगा। नहीं, कुछ गाड़ियों में 7-8 महीने की वेटिंग है। चलिए इस सवाल को थोड़ा और नैरो करते हैं सर। मान लीजिए टाइम की कोई बंदिश नहीं है हमारे पास, कल मतलब अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के दिन गाड़ी खरीदना या गोल्ड खरीदना, कार घर खरीदना शुभ माना जाता है। कल मुझे बुक करना है कार, टाइम फ्रेम कोई नहीं है, तब जब बताएं सर क्या लें? ऑप्शंस बहुत है जी, यही समस्या है हमारे देश में। पिछले 4-5 साल में हर ब्रांड की तरफ से इतने सारे ऑप्शंस है। मतलब एक ही ब्रांड में आपको हैचबैक भी मिलेगी, एसयूवी भी मिलेगी, सेडान भी मिलेगी, और इनके प्राइसेस वगैरह लगभग ओवरलैपिंग भी है, और फीचर्स ये सब को मायने रखते हुए मतलब निर्णय लेना होगा। मैं जो बोल सकता हूँ, मैं अपने पर्सनल चॉइस बोल सकता हूँ। आप अपना चॉइस बताएं सर, क्योंकि आप जो चॉइस करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, तो अपना चॉइस बता दें। अगर आपको खरीदनी हो तो आप क्या खरीदेंगे? मैं तो अभी गाड़ी खरीदूंगा ही नहीं। नहीं, अगर आपको खरीदनी हो तो खरीदने तो कुछ भी ले लेंगे हम। नहीं, कुछ भी। अगर सर आप एक्सपर्ट हैं, मतलब आपको सुनकर हमारे दर्शक प्लान करेंगे, अगर आप बता पाए आपकी पसंद क्या हो? नहीं, क्या है जी, इसमें समस्या ये है कि मतलब एक दिशा में हम कोई कंज्यूमर को मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना अपना प्रेफरेंसेस होती है। चलिए ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अपनी चॉइस से आप घर लेने के बाद मैं बोल दूंगा मतलब आप ऐसे कोई एरिया में जाके ले लीजिए, बजट में बैठेगा ही नहीं। तो नहीं, बजट तो खैर बताया गया। ठीक है सर, चलिए ठीक है, तो आप करें कि अपनी पसंद के हिसाब से आप तय करें बात। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ, चूंकि अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो अब नितिन जी एक सवाल मेरे मन में आपसे ये है पूछने का कि आपने कहा कि गोल्ड खरीदना चाहिए, आपने ये भी कहा कि 20% तक का रिटर्न मिल जाएगा, ये दोनों बात ठीक है। तीसरी बात यह है कि खरीदें तो खरीदें क्या फिजिकल गोल्ड लें या डिजिटल गोल्ड लें? सर आप म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, हाँ देखिए, आपको तो पता है कि मैं ऑलवेज फिजिकल गोल्ड के सजेशन में रहता हूँ। मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि जिन लोगों के पास में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में, अगर बुक्स के ऊपर या पेपर के ऊपर जिनके पास में सोना था, उनके सोना उतना काम नहीं आएगा अपनी कोई मुश्किल दौर में। अगर आप साथ में कैरी कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो आपके दोनों काम पूरे होंगे, आपका शौक भी पूरा होगा और आपकी वैल्यूएशन भी पूरी मिलेगी। और पहले जो नुकसान होता था गोल्ड ज्वेलरी में, अब होता नहीं है, क्योंकि अब बहुत एंसरेबिलिटी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, बहुत बढ़ चुकी है। अब हर आदमी अच्छा सोना बेच रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि फिजिकल फॉर्म में ले। मैरिज अगर घर में नहीं है, पहनने वाला कोई नहीं है, तो बार या कॉइन ले, और घर में कोई पहनने वाला है तो वो फिर नेकलेस, बेंगल से लेके, चेन से लेके, इवन अब तो डायमंड ज्वेलरी भी लेते हैं मृत्युंजय जी, तो उसमें भी रिसेल अच्छी है। ओके, बिल्कुल। आखिरी सवाल गुलाम जी आपसे, लास्ट क्वेश्चन संक्षेप में सर, आपके हिसाब से अगले 1 साल में प्रॉपर्टी के प्राइस कितने बढ़ सकते हैं सर? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 5 से 7% की उभार का चढ़ाव हम देख रहे हैं मार्केट में ऑन एन एवरेज ऑल ओवर द कंट्री। तो 5 से 7% का ही हम इंक्रीमेंट देख पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाम जी आपका, आनंद मोहन जी आपका, नितिन जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस अक्षय तृतीया पर किस तरह से आप घर की, गोल्ड की और कार खरीद की प्लानिंग कर सकते हैं।